बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास का उर्दू बी का लेक्चर है। उर्दू बी के लेक्चर में पढ़ेंगे रमूज़ व अकाफ। इधर लेफ्ट साइड देखिए, मज़मून, हुब्बे वतन, आराब, ज़रबुन मिसाल। स्टूडेंट्स, आपकी सहूलत के लिए रमूज़ व अकाफ के जितने भी इलामात हैं वो सारे मैंने बोर्ड पर बहुत तफसील के साथ लिख दिए हैं और साथ साथ इनकी एक एक मिसाल भी आपको बता दी है। बाकी इसकी तारीफ मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको रमूज़ व अकाफ के बारे में बताती हूँ। इंग्लिश में इसे पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ का वाहिद है रम्ज़, जिसके मायने है इलामत या निशान। अकाफ के वाहिद है वक्त, जिसके मायने है ठहराव। वो इलामतें और निशानात जो किसी जुमले के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए या किसी इबारत के एक जुमले को बाकी जुमलों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, इन्हें रमूज़ व अकाफ कहते हैं। अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए बोलने, पढ़ने और लिखने के दौरान रमूज़ व अकाफ का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, वरना पढ़ने या सुनने वाला हमारा मतलब ठीक नहीं समझ सकता। आसान बात यह है कि अगर जुमले में रमूज़ व अकाफ का ख्याल नहीं रखा जाता तो उसके मायने बदल जाते हैं और समझने में गलती भी हो जाती है। उर्दू तहरीरों में इस्तेमाल होने वाली चंद इलामात और इशारों का तारुफ मैं आपको करवाऊंगी। बोर्ड पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। सबसे पहला है सत्ता। सत्ता को इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। साइन इसका देख लीजिए। सत्ता कब लगाया जाता है? जुमले में थोड़ी सी देर ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सत्ता कहते हैं। जुमले में जब दो या दो से ज्यादा एक जैसे अल्फाज आए तो इनके दरमियान सत्ता लगती है, जबकि आखिरी दो जुमलों के दरमियान और लगता है। अब इसकी मिसाल आप देख लीजिए। हमने चिड़िया घर में शेर, चीता, ज़राफ़ा और हिरन देखे। शेर के बाद हमने सत्ता का निशान लगाया, चीते के बाद, ज़राफ़ा के बाद और लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ज़राफ़ा और हिरन देखे। दूसरा है वक्फा। वक्फे को कॉमा भी इसे भी कॉमा कहते हैं। जुमले में सत्ते से किस कदर ज्यादा ठहराव के लिए, यानी सत्ते में थोड़ा सा ठहरते हैं, वक्फे में ठहराव थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये अलामत लगाई जाती है। इसे वक्फा कहते हैं। जब किसी लंबे जुमले में कई लफ्जों के दरमियान सत्ता हो तो आम तौर पर आखिरी टुकड़े के दरमियान अलामत वक्फा इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैं यहां नहीं सो सकता। ये देख लीजिए, मैं यहां नहीं सो सकता, आगे वक्फा लगा दिया। यहां मच्छर बहुत ज्यादा है। इसी तरह एक और बता देती हूँ मिसाल आपको। जिसने नमाज पढ़ी, इसके बाद फिर ठहराव आएगा, वक्फा लगाएंगे। इसी ने फलाह पाई। उससे नेक्स्ट है हमारा राब्ता। राब्ता के साइन देख लीजिए, दो निशान है ऊपर नीचे। ये खास तौर पर हम किस वक्त लगाते हैं? जुमले में वक्फे से ज्यादा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसको राब्ता कहते हैं। जुमले का उलझाव दूर करने के लिए और दो जुमलों को जोड़ने के लिए अलामत राब्ता इस्तेमाल की जाती है। एक बार फिर बताती हूँ कि जुमले का उलझाव दूर करने के लिए और दो जुमलों को जोड़ने के लिए अलामत राब्ता इस्तेमाल की जाती है। मसलन बलोची, पठान, पंजाबी, कश्मीरी और सिंधी। अब इसमें राब्ता आ जाएगा। सब भाई भाई हैं। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ मुकालमे के लिए लिखा कि जब हम मुकालमा लिखते हैं गाहक ठहरे हैं हम, तो हमारा राब्ते का साइन आएगा अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जब दुकानदार जवाब देगा उससे पहले फिर साइन आएगा राब्ते का वालेकुम अस्सलाम। तो ये है इसकी मिसाल। उसके बाद है फजाइया। फजाइया का साइन देख लीजिए। तहरीरी जुमलों में किसी को मुखातिब करने या खुशी, गमी
नफरत और हैरानी वगैरह जैसे तासुरात का इजहार करने के लिए हरूफ फजाया के लिए बाद जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे अलामत फजाया कहते हैं। अलामत फजाया के इस्तेमालात तो बहुत ज़्यादा है। मैंने एक आप लोगों के लिए लिखा मुखातिब करने के लिए। जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो रुकते हैं, फिर ये अलामत लगती है, फिर हम अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। देखिए बोर्ड की तरफ, ए लोगो, फिर अलामत फजाया लगाई, आगे अपना जुमला मुकम्मल किया, मेरी बात गौर से सुनो, फिर खत्मा लगाकर हमने बात को मुकम्मल कर दिया। अब खुशी के मौके पर वाह वाह बोला जाता है तो फिर अलामत फजाया लगाने के बाद जुमला मुकम्मल हो जाएगा। वाह क्या खूबसूरत फूल है। गम अफसोस और ख्वाहिश के इजहार के लिए, यानी कोई आपकी ख्वाहिश है तो हम कहते हैं काश। काश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। काश के बाद फिर फजाया का साइन लगेगा और हमारी बात मुकम्मल होगी, वो ना जाता। उसके बाद हैरानी के लिए सुभान अल्लाह, फिर फजाया का निशान लगेगा। क्या शानदार कामयाबी है। ये आपको मिसालें मैंने जुबानी बता दी और आपकी सहूलत के लिए एक आपके बोर्ड पे लिख दी। अगला है हमारा मुफस्सला या तफसीलिया, यानी तहरीर में किसी कलमा या कलाम की महदूद वजाहत के लिए, तहरीर में किसी कलमा या कलाम की तफसील देने के लिए, यानी हमने अभी आगे मजीद बात करनी है तो जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे अलामत तफसीलिया कहते हैं या मुफस्सला कहते हैं। मसलन अरकान इस्लाम, साइन लगा लिया, अरकान इस्लाम 5 हैं, फिर तफसीलिया का निशान कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसके बाद है नीचे कौसैन, इसको ब्रैकेट भी कहते हैं। जुमले के अंदर किसी कलमे या कलाम की वजाहत के लिए अलामत कौसैन इस्तेमाल की जाती है। मिसाल देखिए इसकी, मसलन अरफा करीम, ब्रैकेट में अल्लाह इसे जन्नत दे, क्योंकि अरफा करीम अब अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं तो उनके लिए जन्नत की दुआ की तो ये ब्रैकेट में लिखा हमने। उसके बाद जुमला मुकम्मल किया, पाकिस्तान की नामवर बेटी हैं। उसके बाद है वावेल, इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं इसको। तहरीर में शामिल इक़्तिबास, फरमान या कॉल के शुरू और आखिर में जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे अलामत वावैन कहते हैं। मिसाल देख लीजिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तर्जमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, इसने अल्लाह की अताअत की, इन्वर्टेड कॉमास जो है क्लोज कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं। यह हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद है खत कशी, अंडरलाइन करना। मसलन पहले इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, तहरीर में बात कलमात को नुमाया और मखसूस करने के लिए इनके ऊपर या नीचे एक लाइन, एक लकीर खींच दी जाती है जिसे खत कशीद कहते हैं। मिसाल देख लीजिए, मसलन मिल्लत के साथ रब, उस्तवार रब, मिल्लत और उस्तवार के ऊपर को अंडरलाइन किया हुआ है, ये खत कशीद है। उसके बाद है खत रब यानी हाइफन, तहरीर में मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे खत रब्त कहते हैं। मसलन कलम, अब कलम के जो अलग अलग लिखेंगे कलम को, तोड़ लिखेंगे तो काफ के बाद हाइफन, लाम के बाद हाइफन और फिर मीम लिखेंगे। उसके अलावा जब हम अपनी अंग्रेजी के मुख्तलिफ मुखफ़फ़ अल्फाज को उर्दू में लिखते हैं, मसलन FA, उसके बाद हाइफन, BA, MA वगैरह, तफसील से गुरेज के लिए शुरू और आखिर का जिक्र करके दरमियान में खत रब्त लगाते हैं। मसलन 1, 2, 3 और हम पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो लाइन लगाते हैं उसको खत हाइफन कहते हैं, खत रब्त कहते हैं। उसके बाद है सवालिया, क्वेश्चन मार्क, वो अलामत जो कोई बात पूछने या सवाल करने के लिए जुमले के आखिर में लगाई जाती है, इसे अलामत सवालिया कहते हैं। मसलन पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए, या तुम यहाँ
कब से रह रहे हो। इस तरह कोई भी सवाल जब हम किसी से करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क या सवाल अलामत सवालिया लगाते हैं। आखिर में है अलामत आपकी खत्मा यानी फुल स्टॉप। इंग्लिश में जब वो अलामत जो जुमला मुकम्मल करने के बाद उसके आखिर में लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक जुमला लिख दिया है, देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, आखिर में खत्मा लग जाएगा, यानी ये हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया। अब है आपके अराब। मज़मून में आपको बुक्स वादिंशा से इसकी रीडिंग करवाऊंगी। अराब में मैंने आपको 3 अल्फाज दिए हैं, एक ज़ेर के साथ है जिस्म, एक ज़बर के साथ है इखलाक और एक पेश के साथ है शुक्र। शुक्र जो है आपने ये तीनों आपके क़वाइदे इंशा के अंदर उर्दू बी की बुक में है, आपने वहां से इसको देखना है, पढ़ना है और समझना है। उसके बाद है ज़रबुल मिसाल। ज़रबुल मिसाल भी आपके क़वाइदे इंशा के अंदर है। मैं आपको बोलकर और उनके मायने बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ज़रबुल मिसाल में सबसे पहले है आपका बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। जब कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करे तो ये मिसाल बोली जाती है। उसके बाद है दूसरा, हम भी हैं 5 सवारों में। जब कोई अदना शख्स अपने आप को बड़े अशखास में शामिल करना चाहे तो ये मिसाल बोली जाती है, यानी 4 लोग जो है वो हैसियत में बड़े हैं, 5वां जो है वो कम है लेकिन वो इनमें शामिल करना चाहता है अपने आप को, तो ये मुहावरा बोला जाता है, हम भी हैं 5 सवारों में। उसके बाद है टेढ़ी खीर। जब कोई काम बहुत दुश्वार हो और किया ना जा सकता हो तो हम फिर ये मुहावरा बोलते हैं टेढ़ी खीर। उससे आगे है, अगला है आ बैठ मुझे मार। अपने आप को खुद से मुश्किल में डालना, आप आए भाग आए, किसी के आने से आपके नसीब का जाग उठना। अख्तूब खट्टे हैं, वो चीज जो आपकी पहुंच में ना हो, जो आपको ना मिले तो फिर आप उसके लिए ये कहते हैं कि ये खट्टी है, यानी हमारी पहुंच से दूर है। आदमी का शैतान आदमी, आदमी ही आदमी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये मुहावरा बोला जाता है कि आदमी का शैतान आदमी। उल्टा बांस बरेली को, यानी बेफायदा काम करना और जिसकी कोई जरूरत ना हो। बात खटाई में पड़ जाना, मतलब काम होते होते उसे पसे पुष्ट डाल के कोई दूसरा काम शुरू कर देना। 12 बरस दिल्ली में रहे, बाहर ही झोंका किए। इसका मतलब है कि अच्छी जगह पर रहने के बावजूद आपने कुछ भी ना सीखा। ये आपके मुहावरा मैंने डॉटेड फॉर्म में लिख दिए थे, बख्शो हाला बी से लेकर भाड़ ही झोंका किए तक। तो मैंने एक एक करके आप लोगों को इसका मायने भी बता दिया। ये आपने अपनी उर्दू बी की बुक यानी क़वाइदे इंशा से आपने याद करना है। अब है आपका मज़मून, तो मज़मून के लिए हम बुक पर आ जाते हैं। मज़मून है हमारा हुब्बे वतन। वतन गहवारा है, धरती माता है, मादरे वतन की, वतन गोद है मादरे वतन की। वतन एक जन्म भूमि का नाम है, यानी जहां हम पैदा होते हैं उसका नाम, जिसकी जमीन हवा और आबो हवा में इंसान पैदा होता है, खेलता है, जवान होता है। यही माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और दोस्त यार इसके मेहरबान, हमदर्द, गमगुसार, खैर अंदेश, बही ख्वाह मौजूद होते हैं। इंसान को इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि इनसे जुदा होना इसे बेचैन कर देता है। वतन एक घर है जिससे इंसान की मोहब्बत एक फितरी अमर है। यही मोहब्बत इंसान को दुश्मन के मुकाबले में खड़ा कर देती है। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मुल्क के सारे बाशिंदे दिलो जान से एक सीसा पलाई दीवार बन गए और आखिर भारत को बेशुमार असले के बावजूद मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के मुसलमान हुब्बे वतन की अमली तस्वीर बन गए।
یہ اس قدر فطری عمل ہے کہ حیوانات تک بھی اپنے ٹھکانے بل کچھار وغیرہ سے محبت کرتے ہیں. اس کی محبت میں جان تک دینے میں بھی کوئی گریز نہیں کرتے. حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بھی سنبل اور ریحان سے زیادہ عزیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حکومت کرتے تھے. کنعان کے بکائی کو بھی اس حکومت سے بہتر خیال کرتے تھے کیونکہ کنعان ان کا وطن تھا اور حاکم ہونے کے باوجود وطن کی خوشبو اور محبت مصر میں نہ تھی. ایک زمانہ تھا کہ دھکن حیدرآباد میں جو اسلامی حکومت تھی وہ علم پرور تھی. سارے ملک کے قابل لوگوں کی قدر کرتی تھی. ان کے وظیفے اور روزینے مقرر تھے. اسی زمانے میں دلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی اور بہادر شاہ کے استاد محمد ابراہیم ذوق کا شہر سارا ہندوستان میں کا شہرہ یعنی ان کی شہرت جو تھی سارے ہندوستان میں تھی. دکن کے حکمران نے ایک معقول زر و مال کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو دلی بھیجا تاکہ وہ ذوق کو حیدرآباد لے آئے. نمائندہ دلی پہنچا، ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا، مال و زر پیش کیا اور نظام دکن کی طلبی کا پروانہ دکھایا. ذوق نے نقدی دیکھی، خلعت دیکھی، مستقبل کی بہتری کی خبر پائی اور نمائندے سے کہا میاں کہ حیدرآباد میں ایسی شاہی مسجد ہے. نمائندے نے کہا حضرت اس کا تو دنیا میں کہیں ثانی ہی نہیں. نمائندے نے کہا ذوق نے پھر پوچھا کیا واقعی ایسا شاہی قلعہ ہے؟ نمائندہ بولا حضرت یہ چیزیں تو خالص دلی کے ساتھ مخصوص ہیں. آج مال و دولت اور ترقی حیدرآباد کے ساتھ مخصوص ہے. چلیے اور باہر دیکھیے. ذوق نے کہا جہاں دلی جیسی کوئی چیز موجود نہیں اس کے لیے میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا. جائیے اور یاد رکھیے گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کوئی جائے ذوق کیوں جائے ذوق دلی کی گلیاں چھوڑ کر. وطن کا تصور مغرب میں ایک محدود خطے کا ہے جہاں ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے افراد کا مجمع ہے، مگر اسلام اس تصور کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدامی ماں است. مسلمان دنیا کے چاہے کسی خطے میں رہتا بستا ہو وہ مسلمان قوم کا فرد ہے. آخر میں آپ کو تھوڑا سا خود بتا دوں کہ اپنے ملک سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے بھی پھولوں کی طرح لگتے ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، ہمارے دوست و احباب رہتے ہیں جن سے سارا وقت ہمارا رابطہ رہتا ہے، انہیں چھوڑ دینا اتنی آسان بات نہیں ہوتی. اور اپنے وطن سے جب محبت ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر کہیں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. یہ تھا آپ کا مضمون. اسٹوڈنٹ آپ نے یہ مضمون جو ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ بھی لکھنا ہے. اور آپ بھی کوشش کیجیے گا اپنی کاپیز پہ لکھ لیجیے. رموز و اوقاف جو تھے جو کروائے ہیں آپ کو یہ آپ نے کاپی پہ نہیں لکھنا لیکن یہ آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ اپنی تحریر لکھیں تو تحریر میں اس کا استعمال کر کے اس کو بہترین طریقے سے پیش کریں. اور آپ کا جو جملہ ہے اس میں جس بھی علامت کی ضرورت ہے اس کی مناسبت سے علامت لگائیے تاکہ جملہ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اس کی سمجھ صحیح طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے آج کا آپ کا لیکچر اردو بی کا. اللہ حافظ.